नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बजट पेश हो चुका है, जिसका इंतजार था वो पिटारा खुल गया है। अब जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उस पर एनालिसिस करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण के बजट से महिलाओं को ढेर सारी उम्मीदें थी, जिन्हें लेकर बजट में कुछ खास ऐलान किए गए हैं। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस देश की परंपरा नारी तू नारायणी है और महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास मुमकिन नहीं है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और जनधन अकाउंट होने पर महिलाओं को 5,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा 2025 तक स्टैंड अप इंडिया स्कीम के जारी रखने का ऐलान भी उन्होंने किया है। पेटेंट्स टू द विमेन ऑफ इंडिया, नारी टू नारायणी। We believe, obviously, this country's tradition has been Nari to Narayani. I would like to draw your attention. In India's growth story, particularly in the rural economy, Gramin Arthvyavastha mein, the role of women is a very sweet story. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला की भागीदारी एकदम एक सुनहरा कहानी है। This government wishes to encourage and facilitate the role of women. Gender analysis of the budget aimed at examining the budgetary allocation through a gender lens has been in place for over a decade. I propose to form a broad-based committee with government and private stakeholders to evaluate and suggest action for moving forward. कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने बजट के बाद संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो आज जो कह रहा हूं वो बहुत थोड़ा है, लेकिन जो मैं कहूंगा कल काशी में कहूंगा। यानी कि ऐतिहासिक बजट बताते हुए ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक नगरी में कल प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, इस पर भी सबके नजरें हैं। लेकिन अब सुनते हैं आखिर प्रधानमंत्री ने कहा क्या। समृद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। ये बजट उद्यम और उद्यमियों को मजबूत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा। ये बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाभ को लोगों के बीच पहुंचाएगा। इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी हैं, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है और साथ ही गांव और गरीब का कल्याण भी है। ये बजट एक ग्रीन बजट है, जिसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर पर विशेष बल दिया गया है। पिछले 5 साल में देश निराशा के वातावरण को पीछे छोड़ चुका है, उसमें वातावरण से बाहर निकल गया है। आज देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बिजली, गैस, सड़क, गंदगी, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाइयां सामान्य मानवी को अपने हक के लिए जद्दोजहद की जिंदगी, यानी एक प्रकार से खुद से ही उसको जूझना पड़ता था, उसको कम करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं, सफलता भी मिली है। आज लोगों के जीवन में नई आकांक्षाएं और खूब सारी अपेक्षाएं हैं। ये बजट देश को विश्वास दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है। ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है और इसलिए लक्ष्य पर पहुंचना भी निश्चित है।
ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। ये बजट 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा। ये बजट वर्ष 2022 यानी आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारण करेगा। पिछले 5 वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सशक्त करने में, एम्पावर करने के लिए अनेकविध कदम उठाए। अब अगले 5 वर्षों में यही एम्पावरमेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी। बजट में कृषि क्षेत्र में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सीधे लगभग 87,000 करोड़ 87,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हो, या 10,000 से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का संकल्प, मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, या नेशनल वेयर हाउसिंग ग्रिड की स्थापना, ये योजनाएं वर्ष 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने से गांव में ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। जनशक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है। जल संचय जन आंदोलन की भावना से ही हो सकता है। इस बजट में वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ी की चिंता साफ साफ नजर आती है। तो इस बजट को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। कुछ ऐसे रहे जिनको राहत मिली है, जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स को उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, उनको कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन अगर मैं बात एक बात और है, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी के महाबजट पर जो हम बात बजट की लगातार पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं और आज सुबह से चर्चा कर रहे हैं, उसमें यह है नीति, नियत और दूरदर्शिता जो 2022 के न्यू इंडिया का लक्ष्य वो कह रहे हैं, मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल। चलिए हम मिडिल क्लास से शुरुआत करते हैं, और मिडिल क्लास की जो एकमात्र एक्सपेक्टेशन होती है बजट में वो होता है टैक्स। लेकिन इस बार टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव यहां पर नहीं किया गया है। मैं आपसे शुरुआत करूंगा, गौरव जी कैसे देखते हैं आप इसको? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ नहीं है, परंतु जो हम एक हाउसिंग सेक्टर के लिए आज मंदी से जूझ रहे हैं, कम से कम सरकार ने उनके लिए कुछ अच्छा सोचा है। जहां पर हम 45 लाख तक का घर खरीदने के लिए हमें 1.5 लाख की एक एडिशनल डिडक्शन मिल रही है, मेरे ख्याल से वो वेलकम चेंज है और काफी लोग इससे जो है बेनिफिट होगा काफी लोगों को। जहां तक कॉर्पोरेट सेक्टर की बात है, उनको 400 करोड़ तक 25% टैक्स कर दिया गया है, उनको राहत मिली है। परंतु हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जो पार्टनरशिप और एलएलपी में जो काम करते हैं उनको भी शायद 25% की राहत मिल जाती तो एक अच्छा काम हो जाता। बाकी और मेरे को लगता नहीं है कुछ खास है इसके अंदर, बजट के अंदर। इंटरेस्ट जो बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए का जो एक इन्वेस्टमेंट सरकार ने प्रपोज किया है, उसका भी जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट कॉर्पोरेट सेक्टर को ही मिलने वाला है, क्योंकि बैंक जो है जब उनके पास पूंजी आ जाएगी तो एक ज्यादा निवेश करने की उनकी स्थिति होगी, तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा मिलेगा उससे। ठीक है। अच्छा रविंद्र गुप्ता जी, मैं अगर आसान शब्दों में आपसे पूछूं कि आम आदमी के हाथ क्या लगा इस बजट में, तो क्या कुछ चीजें हैं जो आप मुझे बता पाएंगे? बिल्कुल डायरेक्ट कोई इसमें रोजगार की तो कोई चीज नजर आ नहीं रही है कि रोजगार की कोई संभावना इसके अंदर है। 1-2 चीजें जो घोषणा की गई है उनकी मॉडलिटीज बाद में आएगी, कि आदर्श किराया कानून की बात की गई है उसके अंदर। ये वो तो नहीं है गुप्ता साहब जिसे रेंट कंट्रोल कहते हैं? बिल्कुल।
तो आप देखिएगा कि कोर्टों के अंदर बहुत सारे मुकदमे जो है रेंट के ऊपर पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार यदि कोई सच में कोई आदर्श किराया कानून आता है तो एक आदमी को अपना मकान छुड़वाने के लिए या किसी को किराए पे मकान लेने के लिए एक आसानी हो सकती है। और साथ ही साथ बिजली के अंदर या वन टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो बात करी गई है, तो अगर इस प्रकार से अगर बिजली के अंदर लोगों को कुछ सुविधा मिलती है, अगर बजट के अंदर जो आगे इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं उसके अंदर देखा जाएगा। और साथ ही साथ 1,95,000 करोड़ जो मकान जो बनाने की बात की है PMRI गारंटी 1,95,00,000 जैसे 1,95,00,000 जो है 2021 तक, तो उसमें भी लोगों को मकानों की सुविधा प्राप्त होगी। और साथ ही साथ जो एक जीरो बजट फार्मिंग की बात जो की गई है फार्मर्स के लिए कि उनकी जो आमदनी दुगनी हो जाएगी उसके अंदर। और एक सबसे बड़ी चीज है ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मेट्रो है, उन्होंने कहा कि 657 किलोमीटर बन चुकी है, अब 300 किलोमीटर का और प्रावधान किया जा रहा था। तो इस प्रकार एक आम आदमी के लिए सुविधाओं को जनरेट करने की कोशिश की गई है। और हर घर जल जो है, पानी एक सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन के अंदर कि पोर्टेबल वाटर जो पानी की समस्या। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हाँ भाई नल के जरिए हर घर में जो है वो पानी पहुंचेगा। लेकिन साथ ही साथ मनीष जी फिर एक टेंशन दे दी, पेट्रोल डीजल फिर बढ़ा दिया 1-1 रुपए पर लीटर से। अभी कुछ लोग कह रहे थे रोहित कि भाई आपने देने की कोशिश तो की लेकिन दूसरी जगह से आपने जेब में हाथ भी डाल दिया। तो कुल मिला के मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जो निकले हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अंतरिम बजट की वाइन को ही नई बोतल में मोदी सरकार पार्ट 2 में इसे डाल दिया गया। लेकिन एक और चीज रोहित इस बजट में मुझे खास दिखाई दी, वो ये कि सिक्कों की खनक नए तौर पे सुनाई देगी। ये सिक्कों की खनक की क्या वजह है? अजय शुक्ला जी, ये नए सिक्के लाने के पीछे आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में जो उनका अपना रहा है वो रहा है कि अपनी एक नई पहचान, एक नई चीज दी जाए। उन्होंने नोटबंदी करी और उसमें करके तमाम सारे जो उद्देश्यों को लेकर के किया था, तमाम पूरे हुए, तमाम नहीं हुए। उसके बाद में उसमें एक नया नोट आया। आज नोट की पहचान जो होती है कि मोदी का नोट, उसी तरीके से नए सिक्के लाने का भी एक वजह है, क्योंकि कोई और चेंज होने की वजह नहीं। अजय जी ये कहा जा सकता है कि सिक्का चल गया। सिक्का चल गया, बिल्कुल सही है, सिक्का चल गया। जी ठीक है, कौशिक जी। ये केवल झूठ का सिक्का चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हर घर नल, जिन घरों में पहले से नल लगे हुए हैं, क्या उनमें पीने का पानी आ रहा है? आज पेयजल की स्थिति इतनी खराब है कि नलों से निकलने वाला पानी पीने योग्य है ही नहीं। लोगों को बाहर से खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। इन्हीं परिस्थितियों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भी विदेशों से हम बच्चों को आकर्षित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ने आए। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर स्टूडेंट वीजा पर इतने लोग रह रहे हैं बाहर से आकर, जो तमाम तरह के क्राइम कर रहे हैं। के लिए आप विरोध ना करें। नहीं, मैं विरोध करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ कि अगर जमीनी स्तर से कोई काम होता दिखाई दे तो मैं खुद भी इस सरकार की खुले दिल से सराहना करूंगा। लेकिन ये सिर्फ हवाई फायर हैं, केवल चुनावी जुमले मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपको क्या लग रहा है कि हर घर नल की जो योजना है, हर घर नल की योजना आपको लग रहा है कि हवा हवाई है? अच्छी है ना? नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं मुझे कुर्सी पर बिठा दिया जाए और मेरी सोच अच्छी और मैं जमीनी लेवल पर कोई काम न कर पाऊं, तो ऐसी सोच का फायदा क्या है? मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर घर बिजली पहुंचाने की बात भी हुई थी। तो अभी कल परसों ही हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई है जिसमें मणिपुर के गांव है लीसा, हमको बिल्कुल लास्ट में, वहां भी 65 घर हैं, सबके घर बिजली पहुंच चुकी है। तो ऐसा नहीं है, काम हुआ है। तो अगर मुझे लग रहा है कि कोई चीज इनिशिएट हुई है तो मुझे लगता है हमको शायद उसको एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। जी शिवम जी। शिवम, मैं तो बहुत सकारात्मक इस बजट को मानता हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बजट के अंदर में आया है, जैसे स्फूर्ति योजना है, इसके तहत कि लोकल आर्टिसन, लोकल स्कल्पचर, वहाँ के जो स्थानीय हम कहें कि जो काम करना चाहते हैं, करते हैं, उनको शहरों से जोड़ना और उसका वहाँ का लोकल प्रोड्यूस वहाँ पे बिक सके, इस प्रकार का एक योजना जिसको लागू करने का एक प्रयास मोदी जी ने करा है इस बार, मुझे लगता है काबिल तारीफ है। कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी को जब बूस्ट होगा तो उससे देश के विभिन्न और जो क्षेत्र हैं उसके अंदर इसका लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूँ, जो 70,000 करोड़ रुपए का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब बेसिकली कैपिटल बढ़ाया गया है ये बैंक्स का, ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। आप कल्पना करिए कि ये 70,000 करोड़ जो है वो जब जनता के बीच में जाएगा तो जो कैश फ्लो का जो बेसिकली हम कहते हैं क्रंच है, कहीं ना कहीं उसको बीट करने के लिए काम आएगा। जो ये लोन जो लेंगे वो युवा लेंगे, ये लोन जो लेंगे वो लेंगे जिनको अपना कारोबार बढ़ाना है, जिनको अपना कार्य करना है।
तो निश्चित रूप से इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और रही बात, लेकिन मुझे साफ तौर पे ये दिखाई देता है कि अंतरिम बजट जो था उसी पर मुहर लगी है, उसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं देता। एग्जैक्टली। अल्टीमेटली देश की सोच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हम जीते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जो हम जीते हैं, कहीं ना कहीं हम नए भारत का जो निर्माण करने का हमने संकल्प लिया है, उस पर हम मोहर लगाने का विषय है। विषय तो अंतरिम बजट पे ये संभव है कि उसके अंदर उसका आमूल बदलाव है ही है। हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। आने वाले 10 साल को सोच करके इस बजट को बनाया गया है, ताकि हर साल इसको एक 24 से आगे 5 साल आगे और निकल। हम तो सकारात्मक लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, इस प्रकार का सोचना चाहिए। सुमित जी बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? देखिए रोहित जी, जो बजट है मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव बजट मान रहा हूं। अगर आप मेरा आकलन माने तो कश्मीर के लिए कुछ खास आपको दिखाई दे रहा है? कश्मीर के लिए तो एक ही चीज है कि यू फॉल इन लाइन, अदरवाइज वो तो स्ट्रेटजी है ही। अमित शाह जी तो इज नोन फॉर दैट। वो तो कह रहे हैं कि कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से ही होता है। कीमोथेरेपी में कुछ अच्छी सेलें भी नष्ट होती है और कैंसर का और कोई इलाज है नहीं। भाई हमारा मानना यह है, अगर कोई भी बंदूक उठाता है कंट्री के अगेंस्ट, उसकी तो एक ही जगह है, चाहे वो कश्मीर में हो, वो कन्याकुमारी, वो नॉर्थ ईस्ट में हो या वो साउथ ईस्ट में हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बातचीत करना चाहे, कुछ करना चाहिए, आपका स्वागत है। आप डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ना चाहिए, आपका स्वागत है। बट अगर आप बंदूक उठा के मेरे आर्मी को, मेरे जवानों को मारना चाहेंगे, तो आपका जो एक अंजाम है वो निश्चित है। मेरे जहन में एक बड़ा सहज और सरल सवाल आ रहा है, जो कि एक आम आदमी, आम इंसान, जो हमारा दर्शक जो टीवी देख रहा है इस समय, वो ये सोच रहा है कि ये जो नए सिक्के आएंगे, तो क्या पुराने सिक्कों का चलन बंद हो जाएगा? गुप्ता साहब, ये नए सिक्के क्या उन गरीब मजदूरों और जो आम लोग होते हैं, जो सिक्कों में जिनकी जिंदगी चलती है, उनके लिए आपको नहीं लगता कि ये साफ होना चाहिए कि वो सिक्के भी चलते रहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, खबरें आई हैं कि 10 का सिक्का लेना लोगों ने बंद कर दिया। देखिए, जो सिक्कों की घोषणा की गई है वो है 1, 2, 5 और 10। अभी भी ये सिक्के जो है के अंदर है, पर एक विशेष घोषणा और की गई है कि नेत्रहीनों के लिए 5 और 10 रुपए का एक सिक्का आएगा कि जो नेत्रहीन उसको पहचान सके। आज तक कभी भी पिछले दिनों में ऐसा कोई चीज नहीं आई है कि नेत्रहीन जो है उस चीज को देख सके। ये नई करेंसी, नई तरीके की नई करेंसी उनके लिए। और वैसे तो क्या है कि देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर सिक्के जारी करता रहता है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि सरकार का एक ये लक्ष्य रहेगा। डर ये है गुप्ता साहब, एक आम आदमी के मन में जो सवाल आएगा वो ये कि जो पुराने सिक्के उसके हैं वो कितने दिन तक चलेंगे? जैसा कि नोटबंदी में हुआ था, उसकी एक मियाद थी। तो इस बात को लेकर बीच बीच में कई बार इस तरह की जानकारियां आती थी। आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि 10 का सिक्का बंद हो गया, लोगों ने लेना बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सिक्कों की तो वैसी लाइफ बहुत होती है। सिक्का ऐसी चीज नहीं है कि वो फट जाएगा या कट जाएगा। सिक्का तो अपने आप ही प्रेजेंट के अंदर रहेगा, पुराने सिक्के भी रहेंगे। केवल एक नए सिक्के जो आ रहे हैं, तो एक बजट में उन्होंने इसकी चीज की घोषणा कर दी है। अच्छा सुमित जी, मैं आपसे चाहूंगा, मैं टैक्स स्लैब पर आपसे चाहूंगा कि आप रिएक्शन अपना दें। अनचेंज्ड है टैक्स स्लैब, इसको आप किस तरीके से देखें? देखिए रोहित जी, अगर आप टैक्स स्लैब की बात करें, एक सबसे बड़ा जो चेंज आया है, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। जो हमारा 25% टैक्स है, अब किसी का भी जो टर्नओवर 400 करोड़ तक है, उस पर 25% टैक्स ही लगेगा इंडस्ट्री पे, जिसमें 99.3% इंडस्ट्रीज आती है। 99.3% इंडस्ट्रीज उसमें आती, केवल 0.7% इंडस्ट्रीज है जो उसमें नहीं थी। पहले पॉइंट, जब आप घर लेते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए का एक एडिशनल रिबेट मिला जो मिडिल क्लास को मिला। 5 लाख तक आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, या आपको एक और एडवांटेज मिला है, राइट? आपका, आप जरूर बोलेंगे भाई हमारा पेट्रोल में 1 रुपया बढ़ा है, डीजल में 1 रुपया बढ़ा। पर रोहित जी, अगर आप देखें पिछले 5 साल में जब से हमने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को डिरेगुलेट किया है, 5 रुपए उतार चढ़ाव प्रति लीटर आ रहा है। उसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स लगता है उसमें से 1 रुपए को भी वापस कर सकता है। अगर आप देखिए, गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल है इंडिया में। कारण क्या कि गोवा स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपना टैक्स नहीं लगाती। तो 1 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं पेट्रोल के उड़ाव चढ़ाव में। हमारी जो एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, हमने वो 2 देखा है सर, यूपीए में 20% का फूड इन्फ्लेशन। अभी आपका फूड इन्फ्लेशन कितना? 3.3%। आपका वैसे इन्फ्लेशन कितना? लेस देन 4%। आपका फिजिकल डेफिसिट जो 3.4% था, वी आर टारगेटिंग 3.3% ओनली। मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करें, बहुत जरूरी चीज निर्मला जी ने कही। 2 चीजों पर आपका ध्यान देना चाहूंगा। पहली बात निर्मला जी ने कही, जो हमारा एक्सटर्नल डेट है, दैट इज ओनली 5% ऑफ द क्यूमुलेटिव जीडीपी, केवल 5%।
अगर आप यूके का एक्सटर्नल डाट देखें 2 साल के जीडीपी के बराबर है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप गूगल पे आज आप सर्च कीजिए 10 रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आपको इंडिया का नाम इसीलिए दिखेगा क्योंकि हम पे एक्सटर्नल डेट नहीं है केवल 5% जीडीपी का। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, हमने पिछले 5 साल में लगभग 1 ट्रिलियन का जीडीपी ऐड किया सर। 1 ट्रिलियन का जीडीपी 5 साल में ऐड किया, कोई मजाक बात नहीं है ये। आप मुझे दूसरी कंट्री बताइए दुनिया में आंकड़ों के आधार पर जिसने 1 ट्रिलियन का जीडीपी ऐड किया। अच्छा, अपने बगल में नजर डाले वो जो हमारे हरी वर्दी वाले पाकिस्तान है, और अपना देख लीजिए, उनका जीडीपी तो 1 देखिए, ट्रिलियन। आपके मन में कश्मीर पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान आ ही गया सुमित जी। अब क्या अच्छा जी, करें, एक चीज पड़ोसी बताइए है। सुमित जी, आऊंगा अब आपके मैं पास। आपको एक छोटा सा मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा जीडीपी के ऊपर। जी। 1980 के अंदर भारत और चीन की एक ही स्थिति थी, जी। 0.2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी जी। दोनों। जी। आज हम 2.7 ट्रिलियन पहुंचे हैं, वो 13.5 हम चीन से सबक ले रहे हैं। सर वो 8 वो हमारे साथ एक नए गेस्ट भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुणाल गुप्ता जी हैं, फाउंडर हैं रोजगार.com सर, मैं के, इस समय मेरे साथ हैं। मैं आपके पास आऊंगा जरा, मैं एक रिएक्शन इनसे भी ले लेता हूं। कुणाल जी, आपने भी पूरा बजट देखा, किस तरीके से आप देखते हैं रोजगार जनरेट करने के लिए? आपको लग रहा है कि बजट जो है उस दिशा में कुछ कर पाएगा, प्रयास करेगा? आई थिंक बजट बहुत बढ़िया निकाला है। आई थिंक उम्मीदों से बहुत ही ज्यादा बढ़िया बजट निकाला गया है। पहला और शुरू का पूरा फोकस पहले फेज का फाइनेंस मिनिस्टर का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो नए एरियाज हैं, जैसे शिपिंग है, शिपिंग लॉजिस्टिक्स है, फ्रेट कॉरिडोर्स हो गए जिसमें सामान की मूवमेंट हो जाएगी। उसके अलावा जो स्पीड ऑफ कॉमर्स है थ्रू एक्सप्रेसवेज, उसका एक बहुत बड़ा फोकस हमने देखा बजट में। एंड कहीं ना कहीं उससे इकोनॉमी को हर तरीके का बूस्ट मिलता है। जितने ज्यादा के ज्यादा क्षेत्र जुड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करने वाला एरिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही अलग अलग जो एरियाज हैं अपने देश के वो जुड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम और डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ चाहिए इस कंट्री में, कुछ लोगों के पास कुछ लोगों की जगह जो बहुत सारे लोगों के पास जो हमें बढ़ावा चाहिए, जो उनकी इनकम की वृद्धि चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आती है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया जो इसमें निकला वो निकला ऑटोमोबाइल्स के लिए। ऑटोमोबाइल्स में जो सब्सिडी मिडिल इनकम ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली जो बहुत ही ज्यादा बढ़ावा रहेगा, वो 1.5 लाख रुपए का जो सब्सिडी अमाउंट है, अब वो लोगों को मिलेगा कैसे, उसके ऊपर एक देखना पड़ेगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे तरीके से। देखिए, ये माना जाए कुणाल की ये अर्थव्यवस्था जो कि धीमी चल रही थी उसको ये रफ्तार देगा। कुल मिला के अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, तमाम एक्सपर्ट्स जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर लगातार 1-2 दिन तक चर्चा चलेगी, इसके बिंदुओं को देखा जाएगा। और जैसे कि रोहित प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बजट है, लेकिन मैं काशी में कल बहुत बोलूंगा, तो ऐतिहासिक नगरी काशी, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी, मुझे ऐसा लगता है कि पिटारे से अभी और भी कुछ आना बाकी है, हालांकि वो प्रधानमंत्री का होगा। अब